हेलो साथियों, बात करते हैं आज अपन धातु अधातु पाठ नंबर 3 रसायन विज्ञान क्लास 10th NCERT। ठीक है। और हमारे द्वारा लाई गई जो भी क्लास आपको अच्छी लग रही है, नोट्स आपको समझ में आ रहे हैं, तो पहले आप ऐसे करना, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर अपन बात करेंगे इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण नोट्सों के और लेके आए हैं आपके लिए शानदार तरीके से। ठीक है। बात करते हैं पाठ में अपन धातु अधातु पाठ नंबर 3। ठीक है। बात करें तो इसमें अपन पढ़ने वाले वैज्ञानिकों ने तत्वों को गुण धर्मों के आधार पर धातु अधातु उपधातु में बांटा विभाजित किया है। तो एक नंबर अपन पढ़ते हैं धातु। ठीक है। पढ़ते हैं धातु। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं। यानी कि हमारे पास धातु क्या होती है, धातु में से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी और क्या बनाएगी, धनायन बनाएगी, प्लस में रहेगी। क्या रहेगी, प्लस में रहेगी। फिर बात करते हैं ताप उष्मा के सुचालक होते हैं। वो क्या करते हैं, ताप और उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। फिर बात करें आगे, कठोर चमकीले अगाध वर्धनीयता होते हैं, धातु कहलाते हैं। यानी ये गुण जिनमें होते हैं वो धातु कहलाते हैं। सोना, तांबा, लोहा जैसे इसके क्या हो गए साथियों, उदाहरण हो गए। क्लास आपको अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना, कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हम कल इससे भी अच्छी क्लास आपके लेके आए। फिर अपन बात करते हैं कुछ नोट। ठीक है। और उसके बाद अपन इसके भौतिक गुणों की चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण नोट में। जैसे नोट में अपन बात करें तो पहले अपन बात करने सोना, चांदी, तांबा सिक्का धातु कहलाती है। कौन सी धातु कहलाती है, सिक्का धातु। ठीक है। कि सिक्का धातु किसे कहते हैं, तो अपन कहेंगे सोना, चांदी, तांबा सिक्का धातु कहलाती है। ये क्या है, अधिक चालकता होती है इनमें और तन्यता भी अधिक होती है। कुछ धातुएं बहुत कम क्रियाशील होती है जो उत्कर्ष धातु कहलाती है ना, कि कम क्रियाशील। जैसे अपन उदाहरण पढ़ रहे हैं तो आपका प्रश्न एक बार पूछा गया था, उस अधातु का नाम बताइए जो सबसे कम है क्रियाशील है। तो सोना और चांदी और तांबा ये हमारी क्या है, सबसे कम क्रियाशील धातुओं में शामिल होती है, जो सिक्का धातु कहलाती है। 3 नंबर पॉइंट अपन देखें, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है लोहा, आयरन, एपी सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी में पाई जाती है, प्रकृति में पाई जाती है। भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में एल्यूमिनियम पाई जाती है। भूमि के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, एल्यूमिनियम पाई जाती है, Al धातु पाई जाती है साथियों। ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं धातुओं के भौतिक गुण। ठीक है। भौतिक गुणों में अपन पढ़ना चाहें तो पहले अपन पढ़ सकते हैं, देखो धात्विक चमक। पहला क्या होता है, धात्विक चमक। तो इसमें अपन देखो गुण हो गया, भौतिक गुण हो गया, धातु चमकती है। क्या है, धातु चमकीली होती है। लेकिन परिभाषा पूछी जा सकती है, धात्विक चमक क्या है, तो आपको बताना है धातुएं अपने शुद्ध रूप में चमकदार दिखाई देती है। धातु के इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं, जैसे लोहा, तांबा और सोना। ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट यानी बी में चलते हैं। बी पॉइंट में क्या दिया, कठोरता। तो आपको भौतिक गुणों में बात करें तो आप कहोगे धातुएं कठोर होती है। और आपको प्रश्न भी पूछा जा सकता है, कठोरता किसे कहते हैं या कठोरता का अर्थ बताइए। तो अपन लिखेंगे धातु सामान्यतः कठोर होती है तथा प्रत्येक धातु की कठोरता भिन्न भिन्न होती है। कि धातु तो कठोर होती है लेकिन प्रत्येक धातु की कठोरता क्या होती है साथियों, भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए अपन बात करें कठोर धातु सोना, लोहा, तांबा ये हमारी कठोर धातु है। और फिर 2 नंबर में अपन बात करें नरम धातु, तो सोडियम चाकू से काटा जा सकता है, और पोटेशियम ये हमारी क्या है, जो नरम धातु है, मुलायम धातुएं है। फिर अपन चलते हैं साथियों इसी प्रकार नेक्स्ट, और नेक्स्ट आप देखने वाले हो ये कि नोट में अपन देखें तो पहले कि अपन बात करें कि धातु क्या होती है, कठोर होती है, लेकिन कुछ धातुएं क्या होती है हमारी नरम भी होती है, कठोर नहीं होती है। जैसे नोट में बात करें, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से,
उस धातु के उन धातुओं के नाम बताए जो धातु होते हुए भी चाकू की सहायता से आसानी से काटे जा सकते हैं। तो आपको होगी सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जाएगा, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि अपन उत्तर हो जाएगा कि सोडियम और पोटेशियम एक क्या अत्यधिक क्रियाशील धातु है जो ऑक्सीजन के सीधे संपर्क में आते ही तुरंत आग पकड़ लेते हैं। तुरंत क्या पकड़ लेते हैं? आग पकड़ लेते हैं। इस आग से या इस क्रिया के होने से बचाने के लिए, ये क्रिया होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल या केरोसिन के तेल में रखते हैं ताकि यह अभिक्रिया ना हो पाए। फिर बात करते हैं सी नंबर पॉइंट, और सी नंबर पॉइंट में अगाध वर्धनीयता। ठीक है, अगाध वर्धनीयता। और ये अपन बात करें तो अब धातुओं का एक भौतिक गुण होता है, धातु क्या होते हैं? अगाध वर्धनीयता होती है। धातु में क्या होती है? अगाध वर्धनीयता होती है। धातु का वह गुण जिसके कारण धातु को पीट कर पतली चादर या शीट में बदला जा सकता है, अगाध वर्धनीयता कहलाती है। बात करें कि धातुओं को अपन क्या करते हैं कि पीट कर उनको पतली चादर या शीट में बदल देते हैं, जो बदलने की प्रक्रिया होती है ये क्या कहलाती है? अगाध वर्धनीयता। आकार में परिवर्तन करना। जैसे उदाहरण में बात करें लोहा, सोना, चांदी इत्यादि। लेकिन नोट में महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बन जाएगा, उन दो धातुओं के नाम बताए जो सबसे अधिक अगाध वर्धनीयता होती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सोना और चांदी। सोना और चांदी दो ऐसी धातु है जिनकी अगाध वर्धनीयता सबसे अधिक होती है। फिर बात करते हैं डी में, और डी में तन्यता। धातुओं का भौतिक गुण क्या होती है कि धातुएं तन्यता का गुण रखती है। ठीक है, परिभाषा पूछ ले कि तन्यता किसे कहते हैं तो अपन बात कर लेते हैं। धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींच के तार में परिवर्तित किया जा सके तन्यता कहलाती है। कि धातुओं का ऐसा गुण जिनको खींच के पतले तार में परिवर्तन कर दिया जाता है तन्यता कहलाती है। नोट में अपन बात करें कुछ तो सोना सबसे अधिक तन्य, तो पूछा जा सकता है उस धातु का नाम बताए जो सबसे अधिक तन्य है, तो आप कहोगे सोना। ठीक है, फिर बात करते हैं 1 ग्राम सोने को खींचने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है साथियों। ठीक है, शुद्ध सोने का वजन हमारा कितना होता है, माप कितने में होता है? तो 24 कैरेट होता है हमारा शुद्ध सोना। और याद रखना शुद्ध सोने से कभी भी आभूषण नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। ये आपको ध्यान रखना है। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करते रहिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने है क्लास देखने के लिए ये चालकता। ई नंबर पॉइंट है भौतिक गुणों में चालकता। तो आपका भौतिक गुण हो जाएगा धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है। ठीक है, चालकता में देखें धातुएं उष्मा और विद्युत दोनों की सुचालक होती है। धातुएं उष्मा और विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। नोट नंबर 1 में अपन बात करें धातु का गलनांक बहुत अधिक होता है। ठीक है, दूसरी अपन बात करें सिल्वर और तांबा, सिल्वर यानी चांदी और तांबा उष्मा ताप के अच्छे चालक है। सिल्वर और तांबा क्या उष्मा के अच्छे चालक है। 3 नंबर पॉइंट अपन बात करें चांदी विद्युत की अच्छी सुचालक है। चांदी क्या विद्युत की अच्छी सुचालक है। पॉइंट नंबर एफ में बात करें ध्वनिक सोनोरस, ध्वनिक या सोनोरस। धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है, इसे धात्विक कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। जैसे अपन बात करें पीतल की घंटी, जैसे अपन बात करें, ठीक है, उदाहरण पीतल की घंटी। फिर बात करते हैं जी, और जी में कमरे के तापमान पर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। कि तो हमारा कमरे का तापमान है इस पर सभी धातुएं कैसे होती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है। नोट में अपन बात करें तो अपन बात करें सभी धातुएं, 1 नंबर नोट में सभी धातुएं ठोस होती है, लेकिन पारा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है या द्रव्य रूप में रहती है धातु होने के बाद भी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है उस धातु का नाम बताएं जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो मरकरी, पारा। फिर बात करते हैं 2 नंबर पॉइंट, पारा व लेड उष्मा के कुचालक है।
ठीक है। तो पूछा जा सकता है उन दो धातुओं के नाम बताए जो ऊष्मा के कुछ चालक है, तो आप कहोगे पारा और लेड। फिर बात करते हैं 3 नंबर पॉइंट, लोहा और मरकरी विद्युत के कम चालक है। लोहा और मरकरी क्या विद्युत के कम चालक है। पूछे जा सकते हैं उन दो धातुओं के नाम बताए जो विद्युत के कम में चालक होते हैं। लोहा और मरकरी हो जाएगा। ये हमारे प्रश्न पूछे गए नोट वाले। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट नोट्स में अपन चले तो ये हमारे पास सामने आ रहा है अधातु। अभी हमने धातुओं के भौतिक गुण पढ़े थे, अब पढ़ने वाले हैं अधातुओं के, ठीक है। तो बात करते हैं अधातुओं की परिभाषा। वे पदार्थ जो दिखने में चमकदार नहीं है, मलिन तथा नरम, ऊष्मा विद्युत के कुचालक हो, अधातु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बात करते हैं कोयला, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ठीक है। फिर बात करते हैं इनके भौतिक गुणों की, और भौतिक गुण बात करने से पहले आप वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। बात करते हैं इसके भौतिक गुणों में पहला पॉइंट, अधातुएं चमकदार नहीं होती। अधातुएं चमकदार नहीं होती। तो उदाहरण के रूप में पूछी जा सकती है कि उस पद रूप में होती है, उस अधातु का नाम बताइए जो चमकीली होती है, तो आप कहोगे आयोडीन। आयोडीन एक अधातु है, फिर भी क्या होती है, चमकीली होती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने है अगाध वर्धनीयता। तो याद रखना अधातुएं अगाध वर्धनीयता नहीं होती। अधातुओं को पीटने पर टुकड़ों में टूट जाती है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। तो अधातुओं क्या नहीं होती, अगाध वर्धनीयता नहीं होती। पॉइंट नंबर सी में देख के भौतिक गुणों में, तो आप देखोगे तन्यता, तो लिखोगे अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, अर्थात इनको खींचकर तार में नहीं बनाए जा सकते, तारें नहीं बनाए जा सकते। नोट में याद रखना अधातु में भंगुर होती है, खींचने पर या आघात करने से टूट जाती है या खंड खंड हो जाती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने है देखने के लिए इससे भी शानदार डी नंबर पॉइंट, चालकता। तो पूछेगा चालकता क्या, हमारी भौतिक गुणों की बात करें अधातु में, तो क्या नहीं होती, हमारी जो अधातु होती है उनमें चालकता का गुण नहीं होता, कुचालक होती है। तो लिखोगे अधातु ऊष्मा की कुचालक होती है। लेकिन नोट में याद रखना ग्रेफाइट ऊष्मा की सुचालक विद्युत की सुचालक होती है। तो पूछा जा सकता है उस अधातु का नाम बताए जो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, तो आपका उत्तर होगा ग्रेफाइट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट नंबर ए, कठोरता। अधिकांश ठोस अधातुएं मुलायम नरम होती है, कि अधिकांश अधातु है वो क्या होती है, मुलायम होती है। फिर बात करते हैं इसी के आगे अपन नोट में, हीरा अत्यंत कठोर पदार्थ है अधातु के होने के बाद भी। तो याद रखना आपको प्रश्न पूछा जा सकता है विश्व की सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताए, वो अधातु होने के बाद भी कठोर होती है, तो आपका उत्तर होगा हीरा। हीरा क्या होता है, सबसे कठोर। फिर बात करते हैं हीरे की पूरी चर्चा अपन चौथे पार्ट में करने वाले हैं। फिर बात करें नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है धातुएं। अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस द्रव अवस्था के रूप में हो सकती है, यानी कि अधातुएं कमरे के तापमान पर ठोस द्रव अवस्था में हो सकते हैं। अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड बनाती है जो जल में घुलकर अम्ल बनाती है, कि अधिकांश अधातुएं वो ऑक्साइड बनाएगी और जल में घुलकर अम्ल बनाती है, अम्ल देती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने देखने के लिए मिलने वाली है पॉइंट नंबर एफ। सभी अधातुएं ठोस अथवा गैसीय अवस्था में होती हैं, लेकिन नोट में याद रखना स्पेशल कि ब्रोमीन अधातु द्रव अवस्था में मिलती है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है उस अधातु का नाम बताए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है कमरे के तापमान पर, तो आपका उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन, ठीक है। अधातु के गलनांक कम होता है, और घनत्व भी क्या होता है, कम होता है, और क्वथनांक भी क्या होता है, कम होता है। साथियों ये थे हमारे अधातुओं के भौतिक गुण।
अब बात करते हैं नोट में कुछ स्पेशल धातुओं के बारे में। कुछ से हमारे धातु सदस्य या धातु हैं उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। और सारणी में वर्गीय यानी वर्ग 17 और 18 के सदस्य धातु कहलाते हैं। कि और सारणी में 17 और 18 का वर्ग है उसके सभी सदस्य धातु कहलाते हैं। तो अपन बात करते हैं 17 नंबर वर्ग में एप यानी फ्लोरीन, Cl यानी क्लोरीन, Br ब्रोमाइड ब्रोमीन और आयोडीन और At एंटीमनी। ठीक है, तो FCl BrI80 ये हमारे शॉर्ट ट्रिक में आप याद रखना चाहो ट्रिक के रूप में तो आप कह सकते हो। फिर कल बार आई आंटी, फिर यानी एप, कल यानी क्लोरीन, बाहर यानी ब्रोमीन, आई मतलब आयोडीन, एंटीमनी। फिर बात करते हैं 18 नंबर वर्ग की। तो HNAR KR XE और AN। ठीक है, ये हमारी धातु हैं। इनमें अपन बात करें शॉर्ट ट्रिक में याद रखनी, हेमा नेहा और करीना जीतती रहो। हेमा यानी HE, हेना यानी अन्नी, और यानी AR, करीना यानी KR और जीती यानी XE और रवोनी RN। ये हमारी के धातुओं की शॉर्ट ट्रिक है, आप याद रख सकते हो। ये हमारी धातुएं होती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट आप देखने से पहले वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर चलते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट में अपन देखेंगे धातुएं धातुओं के रासायनिक गुण में विभेद या अंतर। ठीक है, तो पहले अपन पढ़ने वाले हैं धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि धातु किस प्रकार का ऑक्साइड बनाती है, तो आपका उत्तर होगा क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। यदि अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण देती है तो याद रखना धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। कौन सी गैस प्रदान करेगी? हाइड्रोजन गैस प्रदान करेगी। इनकी प्रकृति धनात्मक होती है। तो पूछा जा सकता है धातुओं की प्रकृति किस प्रकार की होती है, तो आपका उत्तर रहेगा धनात्मक होती है। प्रश्न नंबर 4 यानी पॉइंट नंबर 4 रसायन गुणों में ये क्लोरीन से क्षोभ करके क्लोराइड बनाती है जो विद्युत संयोजक होते हैं। तो याद रखना धातुएं किस से क्रिया करके, किस गैस से क्रिया करके धातु से क्रिया करके क्लोराइड बनाती है जो विद्युत संयोजक होते हैं। तो आप कहोगे क्लोरीन से क्रिया करके क्लोराइड बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके रहेगी पॉइंट नंबर 5 धातु अपचायक होते हैं। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है धातु किस प्रकार की होती है, तो याद रखना ऑक्सीकारक है नहीं होती, अपचायक होते हैं। फिर बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट जलीय विलयन में धनायन बनाती है। धनायन बनाती है, तो पूछा जा सकता है धातु जलीय विलयन में क्या बनाते हैं, तो आप कहोगे धनायन बनाते हैं। क्लास अच्छे लगे शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर चलें नेक्स्ट। और नेक्स्ट अपन धातुओं के रासायनिक गुणों की बात करने वाले हैं। तो धातुओं में पॉइंट नंबर 1 की अपन बात करें तो आपको पता होगा कि धातु अम्लीय उदासीन ऑक्साइड बनाती है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है धातु किस प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, तो आपका उत्तर होगा अम्लीय और उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो अम्ल से में हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं करती है। तो याद रखना कि धातु हैं वो किस गैस का उत्सर्जन नहीं करती अम्लों से क्रिया करके, ये हमारी हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 3 यानी पॉइंट नंबर रासायनिक गुणों में 3 इनकी प्रकृति कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो पूछा जा सकता है कि हमारी धातुएं होती है उनकी प्रकृति कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट पॉइंट आपके पास रासायनिक गुणों में धातुओं के ये कॉलोनी से संयोग करके क्लोराइड बनाती है परंतु वे सहसंयोजक होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, सहसंयोजक क्लोराइड बनाती है, सहसंयोजक होते हैं। पॉइंट नंबर 5 रासायनिक गुणों में बात करें धातुएं ऑक्सीकारक होती है। तो आपको पूछा जा सकता है धातु किस प्रकार के होते हैं, तो ऑक्सीकारक होते हैं।
अधातु जलीय विलयन में ऋणायन बनाती है। तो आपको पूछा जा सकता है प्रश्न कि अधातुएं जलीय विलयन में किस प्रकार के आयन बनाते हैं, तो आप कहोगे ऋणायन बनाते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने मिलने वाले हैं, देखने के लिए शानदार ये रहे। धातुओं के जल के साथ अभिक्रिया, धातुओं के जल के साथ है। ठीक है, आगे अपन पढ़ने वाले हैं टॉपिक धातु के जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, 1 नंबर में अपन देखें अधिकांश धातुएं जल के साथ क्रिया नहीं करती। तो प्रश्न पूछा जा सकता है उन धातुओं के नाम बताए जो जल के साथ क्रिया नहीं करते। तो आपका उत्तर हो जाएगा सोना, चांदी, तांबा, लेड, सीसा। ये धातुएं हैं जो जल के साथ क्रिया नहीं करते। 2 नंबर पॉइंट वहाँ पर पूछे कुछ धातुएं जल के साथ धीमी गति से क्रिया करती है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है उन धातुओं के नाम बताए जो जल के साथ धीमी गति से क्रिया करती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा लोहा, कैल्शियम। उत्तर क्या हो जाएगा? लोहा, कैल्शियम। फिर अपन बात करें नेक्स्ट, और नेक्स्ट आप देखना चाहो तो आपके सामने क्या पॉइंट मिलने वाला है। पॉइंट नंबर 3, कुछ धातु ठंडे जल के साथ तीव्र गति से क्रिया करती है, तीव्र गति से क्रिया करती है। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है उन धातुओं के नाम बताइए जो ठंडे जल के साथ तीव्र गति से क्रिया करती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम की Na और K, सोडियम और पोटेशियम। कुछ धातुएं जो भाप के साथ क्रिया करती है, तो उदाहरण हो जाएगा एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा। तो आपको पूछा जा सकता है प्रश्न उन धातुओं के नाम बताए जो भाप के साथ क्रिया करती है। तो आपका उत्तर रहेगा एल्यूमिनियम, जिंक और लोहा। ये आपकी वो धातुएं हैं जो भाप के साथ क्रिया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बात करें तो आपके पास उत्तर होगा मैग्नीशियम केवल गर्म जल के साथ, कि मैग्नीशियम केवल गर्म जल के साथ क्रिया करके गैस और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है मैग्नीशियम धातु किस जल के किस प्रकार से क्रिया करती है। तो आपका उत्तर रहेगा गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है मैग्नीशियम धातु। नोट में बात करें एल्यूमिनियम जिंक धातु के साथ ऑक्साइड अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार की प्रकृति दर्शाते हैं। तो एल्यूमिनियम, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि उन दो धातुओं के नाम बताइए जो ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के गुण रखते हैं। एल्यूमिनियम और जिंक ऐसे है और दोनों प्रकार के गुण रखते हैं। इसका मतलब ये क्या उभयधर्मी धातुएं या ऑक्साइड बनाने वाली धातुएं है। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने देखें तो ये क्वेश्चन आने वाला है नोट, और नोट में कुछ और चीज़ें अपन देख लेते हैं शानदार। कुछ धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है क्योंकि वह धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती है, इसलिए वायु के में खुला छोड़ने पर आग कपड़ लेती है। क्या कपड़ लेती है? आग कपड़ लेती है या आग में उत्पन्न करती है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के तेल में क्यों रखा जाता है। तो आपका उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें तो 2 नंबर पॉइंट नोट का, कुछ धातु जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लेड और जिंक वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं क्योंकि उनके ऊपर ऑक्साइड का सुरक्षित आवरण बना हुआ है। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि उन धातुओं के नाम लिखिए जो वायु के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करते हैं। तो आपकी वो धातु क्या हो जाएगी? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लेड और जिंक। ठीक है, ये आपके उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें मैग्नीशियम वायु की उपस्थिति में जलकर सफ़ेद चमकीला प्रकाश उत्पन्न करता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि वायु के साथ अभिक्रिया कर सफ़ेद चमकीला प्रकाश उत्पन्न करने वाली धातु का नाम बताए। तो आपका उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। उत्तर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। क्लास अच्छे लगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट के लिए शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर चलते हैं पॉइंट नंबर नोट में 4, और इसमें क्या आयरन, कॉपर ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं जलते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है उन दो धातु के नाम बताइए जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं जलते, आयरन और कॉपर होते हैं। ठीक है, परंतु लोहे का चूर्ण को आग की ज्वाला पर छिड़काव करने पर जलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 अपन या पॉइंट नंबर नोट में 5 देखें
तो आपको देख सकते हो चांदी और सोना वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं क्योंकि ये अत्यधिक कम क्रियाशील धातुएं है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है उन धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है या वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती, सोना चांदी। और इसका कारण भी पूछा जा सकता है, तो ये कम क्रियाशील होने के कारण अभिक्रिया नहीं करती। फिर बात करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। नेक्स्ट वह ऑक्साइड जो अम्लीय क्षारीय गुण क्षारीय दोनों, ठीक है, अम्लीय और क्षारीय दोनों, बात करें क्या, दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। है ना कि अपन क्या करें, अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करेंगे, वही हमारे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाएंगे। उदाहरण बात करें एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सॉरी क्लोराइड नहीं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दो इसके उदाहरण हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। ये देख एल्यूमिनियम क्लोराइड जल के 6 अणु के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और जल प्राप्त करते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अभिक्रिया करती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाकर और जल का अणु बाहर निकालते हैं। ये आपके पास है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आप देखने वाले हो इससे भी शानदार, और ये हमारे पास है कुछ नोट। यदि धातुओं की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि धातुओं की क्रिया नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ करवाई जाती है तो कौन सी गैस नहीं निकलती, तो आपका उत्तर रहेगा हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। फिर 2 नंबर पॉइंट, पारे का अयस्क है सिनेबार। तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है सिनेबार किसका अयस्क है, तो पारे का अयस्क है। नाइक्रोम में मिश्र धातु है, नाइक्रोम मिश्र धातु है। इसमें कौन कौन सी धातु मिली होती है आपको, के निकल, क्रोमियम और मैग्नीज, लोहा, इन 4 धातुओं के मिश्रण से नाइक्रोम में धातु बनती है। फिर बात करें सोल्डर धातु मिश्र धातु है, तो सोल्डर धातु में कौन कौन सी धातुएं होती है, सीसा और टिन धातु उपस्थित होती है। बात करते हैं बॉक्साइड का अयस्क है एल्यूमिनियम। बॉक्साइड किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्लास अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। फिर चलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने देखने के लिए मिलने वाला है एक चार्ट, ठीक है। इसमें अपन बात करें धातुओं के निष्कर्षण के भेद, ठीक है। खनिज में होता है अयस्क, खनिज में क्या होता है, अयस्क। और अयस्क में हमारे पास बात करें अदरी, गैंग का पृथक्करण, अयस्क का संबंधीकरण, ये अपन कल पढ़ने वाले इसकी कुछ विधियाँ, ठीक है। अयस्क का संदरण कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण या चुंबकीय पृथक्करण या सलाइड अयस्क या रासायनिक अभिक्रिया या परीक्षण द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, अयस्क का साधारण कर सकते हैं। ये 4 हमारी क्या होती है कि इनको अलग करने की, पृथक्करण करने की विधियाँ होती है। फिर अपन बात करें सांद्रीकरण अयस्क, ठीक है, या धातु ऑक्साइड में बदलना, ठीक है। सांद्रिक अयस्क या इनसे प्राप्त धातुओं को किस में बात करें कि धातु ऑक्साइड में बदलें तो किस प्रकार बदल सकते हैं। अपन बात करें तो उच्च क्रियाशील धातु, मध्य क्रियाशील धातु और निम्न क्रियाशील धातुएं, 3 प्रकार की धातुओं में अपन क्या करेंगे, ये अयस्क का सांद्रीकरण पढ़ेंगे या इनको अलग करने की प्रक्रिया पढ़ेंगे। तो हमारी उच्च क्रियाशील धातु है वो कौन कौन सी है, तो याद रखना पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीज, ये उच्च यानी अधिक क्रियाशील धातुएं हैं, ठीक है। जिनकी गलित धातु का विद्युत अपघटन शुद्ध धातु में होता है, कि इनका विद्युत अपघटन करके धातु प्राप्त कर सकते हैं, इनके शुद्ध रूप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मध्य क्रियाशील धातु है वो हमारी क्या होती है, जिंक, आयरन और लेड होती है, ठीक है। जिंक, लोहा और लेड होती है यानी सीसा होती है। इनको बदलने के हमारे पास 2 विधि होते हैं, एक निस्तापन, एक है भर्जन। बात करते हैं निस्तापन। कार्बोनेट अयस्क हेतु
O2 की अनुपस्थिति में सांद्र आयस्क में धातु ऑक्साइड प्राप्त करेंगे। यानी कि इसमें हमें क्या रखना पड़ेगा, कार्बोनेट आयस्क हेतु इनको प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया करवाई जाएगी और सांद्र आयस्क से धातु ऑक्साइड प्राप्त करेंगे। तो ये हमारे पास थी। फिर बात करते हैं इसमें वर्जन सल्फाइड आयस्क हेतु, ठीक है, वर्जन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और निस्तापन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। सांद्रिक आयस्क हेतु धातु ऑक्साइड प्राप्त करेंगे, ठीक है। फिर अपन देखें निष्क्रिय यानी कम क्रियाशील धातुएं हमारी कौन से होते हैं, तो आप कहोगे कॉपर, ऐसे तांबा, सोना, चांदी, Cu कॉपर, तांबा, ठीक है, Ag, ठीक है, एल्यूमिनियम, चांदी, Au सोना, Au क्या, सोना यानी गोल्ड, ठीक है। इनका वर्जन सल्फाइड आयस्क बनाते हैं, उससे धातु ऑक्साइड में परिवर्तन कर दिया जाता है, फिर वर्जन करवाया जाता है। वर्जन के बाद धातु और धातु के बाद हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। ये हमारी क्या होती है, कम क्रियाशील धातुओं के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। परिवर्तनशील भट्टी और परिवर्तनशील भट्टी, इनकी अपन बात करें, धातु ऑक्साइड है वर्जन और निस्तापन करने के बाद धातु का अपचयन करवाया जाता है और धातु के अपचयन के बाद धातु का शोधन किया जाता है। धातु का शोधन विद्युत अपघटन द्वारा, ऊर्ध्वपातन या आसवन द्वारा कर दिया जाता है। साथियों, ये हमारे क्या है, धातु के निष्कर्षण यानी शुद्ध करने की प्रक्रिया होती है। जो खनिज प्राप्त होती है उससे आयस्क और आयस्क से कई प्रकार से हम क्या करते हैं, इनका पृथक्करण करते हैं। धातु की क्रियाशीलता के बारे में पढ़े तो ये चार्ट आपको ध्यान रखना है कि पहले क्या होता है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, Pb, कॉपर, Ag, Au। ऊपर वाली अधिक क्रियाशील, बीच वाली मध्यम क्रियाशील और नीचे वाले कम क्रियाशील धातुएं होती है। इनको हम कल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फिर चले नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने है ये, तो अपन चार्ट बनाकर कुछ प्रश्नों की बात कर लेते हैं। जैसे अपन बात करें जल के साथ मैंने धातुओं की अभिक्रिया करवाई थी उनके बारे में, ठीक है। हमारे पास क्या धातु है, ठीक है, धातु है। ये धातु कितने प्रकार से क्रिया करती है, तो आप याद रखना, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। ठंडे जल के साथ तो उदाहरण हो जाएगा पोटेशियम, सोडियम और हमारे पास कैल्शियम। ये तीन धातुएं जो ठंडे जल के साथ क्रिया करती है। फिर बात करें अपन, तो हमें पूछा जा सकता है भाप के साथ अभिक्रिया, भाप के साथ अभिक्रिया करने वाले या भाप के साथ क्रिया करने वाली धातुएं कौन सी है, तो आपका उत्तर हो जाएगा जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन, ठीक है। जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन, ये क्या भाप के साथ क्रिया करने वाली अभिक्रिया है या धातुएं हैं। फिर हमारे पास एक और आएगा क्वेश्चन कि गर्म जल के साथ अभिक्रिया करने वाली धातु कौन सी है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा साथियों मैग्नीशियम। कौन सा हो जाएगा, मैग्नीशियम। तीन प्रकार धातुओं और जल से संबंधित पूछे जाते हैं कि उन धातु के नाम बताए जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम हमारी धातु होती है। उन धातुओं के नाम बताए जो भाप के साथ क्रिया करती है, तो आपका हो जाएगा जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन, ठीक है। उन धातुओं के नाम बताए जो गर्म जल के साथ क्रिया करती है, आपका उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। ये तीन प्रकार के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने देखने के लिए मिलने वाला है कुछ और, जो हम कहते हैं मिश्र धातु किसे कहते हैं, इससे बनने के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। 2017 में पूछा गया है। या मिश्र धातु किसे कहते हैं, दो उदाहरण दीजिए। मिश्र धातु या मिश्रातु धातु, ठीक है, तो किसी धातु का अन्य धातु या अधातु के साथ मिलकर बनाया गया समांगी मिश्रण धातु कहलाता है। बात करें कोई धातु अधातु उनको दूसरी धातु के साथ मिलाकर एक समांगी मिश्रण तैयार किया जाता है, जिसे मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें पित्तल, कांसा, सोल्डर, स्टील आदि हमारी मिश्र धातु है। फिर अपन आगे पढ़ने वाले हैं साथियों इसके भौतिक इसके उपयोग कि इनका उपयोग अपन कहाँ कहाँ करने वाले हैं। तो ये हमारे पास क्या, मिश्र धातु के उपयोग। मिश्र धातु बनने से कठोरता बढ़ जाती है। मिश्र धातु बनने से कठोरता बढ़ जाती है। जैसे लोहे में कार्बन की मात्रा मिलाने पर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, जो लोहे से अधिक कठोर
है। सोने में तांबा मिलाने पर कठोरता बढ़ाई जा सकती है, यानी कि इनकी कठोरता बढ़ाने के लिए मिश्र धातु का अपन उपयोग करते हैं। लोहे में कार्बन मिला दिया तो इनमें अपन क्या करते हैं, कठोरता बढ़ जाती है, मजबूत हो जाते हैं। सोने में तांबा मिलाने पर इसकी कठोरता बनाई जा सकती है, ठीक है, क्योंकि शुद्ध सोने से भोजन नहीं बनाया जा सकता। उपयोग नंबर 2 में देखें, संक्षारण रोकने के लिए मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। लोहे तथा जिंक से बनी मिश्र धातु जंग नहीं लगते। तो अपन क्या कह सकते हैं कि धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए भी मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। लोहे तथा जिंक से बनी मिश्र धातु पर जंग नहीं लगती है। पॉइंट नंबर 3 पढ़ने उपयोग में, तो घरों में मिश्र धातु का उपयोग बहुत अधिक होता है। घरों के बर्तन, पंखों, अलमारी आदि मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे क्या मिश्र धातु के 3 उपयोग है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके पास देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर खनिज और अयस्क में अंतर, ठीक है। परिभाषा वगैरह सब देख लेते हैं, फिर कुछ अलग से कल अपन लेके आने वाले हैं। खनिज की बात करें तो खनिज क्या होते हैं, उन प्राकृतिक पदार्थों को जिनमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं खनिज कहते हैं। कि उन प्राकृतिक पदार्थों को जिनमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। 2 नंबर, कुछ खनिजों में अपाजनक अशुद्धियाँ होती है जो धातु के निष्करण को बाधित करती है, ठीक है। 3 नंबर अपन देखें, सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। सभी धातुओं का निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, शुद्ध करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें तो इसके अपन देखें अयस्क, और अयस्क में अपन 3 अंतर पढ़ने वाले। वो क्या है, जिन खनिजों में धातुएं स्वाद पूर्वक प्राप्त की जा सकती है, सुविधा यानी कि आसानी सुविधापूर्वक प्राप्त की जा सकती है, यानी आसानी से प्राप्त की जा सकती है, अयस्क कहलाते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक अशुद्धि नहीं होती, आपत्तिजनक अशुद्धि नहीं होते। और लास्ट अपन पॉइंट बात करें, सभी अयस्कों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। आज अपन करते हैं इतने क्वेश्चनों के, इतने नोट्सों की बात। यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका सपोर्ट ही हमारे मोटिवेशनल होने का कारण बनता है, जिससे हम अच्छे अच्छे नोट्स लेके आते हैं आपकी परीक्षा के लिए। तो कल के लिए हम इससे आगे का पार्ट लेके आएंगे, धातु अधातु का पार्ट नंबर 2। तब तक आप हमारे साथ यूँ ही बने रहे। जय हिंद, जय भारत।